हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लोविटास यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी प्रेजेंटली एआईबी के वेरियस सब्जेक्ट्स को इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और पहले हमने काफ़ी मेजर सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, लाइक आईपीसी, बीएनएसएस, ठीक है, और ये एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एआईबी में, वो एक एक करके हम सारे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द प्रीवियस एआईबी एग्जामिनेशंस। ओके, बट बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू समथिंग ओवर हियर, एंड दैट इज कि हमने एआईबी की वेरियस सब्जेक्ट्स की पीडीएफ फाइल्स जो है वो रेडी कर रखी हैं। हमने हर सब्जेक्ट के लिए एक एक डिफरेंट फाइल बनाई है और विद द सेपरेट आंसर की ऑल्सो। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, काफ़ी ईजी रहेगा। बिकॉज एक एआईबी के पेपर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक जगह नहीं मिलते हैं, बट हमने आपका ये काम जो है वो और इजी बना दिया है। और इसीलिए अगर आप इन कंप्लीट पीडीएफ सेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन हैंडल्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे अभी। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एआईबी 19। क्वेश्चन कहता है कि जो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है 2013 का, वो बताता है कि गवर्नमेंट किन पर्पसेस के लिए जो लैंड है वो अक्वायर कर सकती है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कौन-कौन से पर्पस के लिए। तो सबसे पहला है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक पर्पस। तो इसमें वो पर्पस आते हैं जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्ट क्लियरली अलाउ करता है लैंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजिक पर्पसेस के लिए, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन सेकंड ऑप्शन इज प्रोजेक्ट्स फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो एक्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। जो फैमिलीज पहले किसी प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुई हैं उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन फैमिलीज के बेनिफिट के लिए लैंड एक्वायर किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द थर्ड ऑप्शन इज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स वे गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन जो है वो तब अलाउड है जब लैंड का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहे, प्राइवेट पार्टी के पास ट्रांसफर ना हो। क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही कंडीशन दी गई है, इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है विच इंक्लूड्स ऑप्शन 1, 2 एंड 3 वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो LARR एक्ट 2013 के अंडर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर सकती है स्ट्रैटेजिक पर्पसेस, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के वेलफेयर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो है वो इंडिया में कौन से लेजिस्लेशन को रिप्लेस करके आया है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसके प्रीवियसली कौन सा लेजिस्लेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है वो ओल्ड कॉलोनियल एरा लॉ था जो कि गवर्न करता था लैंड एक्विजिशन को इन इंडिया फॉर मोर देन अ सेंचुरी, एंड इट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग प्रो गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें काफ़ी तरह की शॉर्टकमिंग्स थी, जैसे कि कॉम्पनसेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं था, कोई भी प्रॉपर ऑफरिंग नहीं की जाती थी फॉर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो अफेक्टेड लैंड ओनर्स एंड फैमिलीज थे उनको। और इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने के लिए द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 जो है उसको इनैक्ट किया गया था। और ये जो एक्ट है 2013 का जो एक्ट है वो फोकस करता है ऑन फेयर कॉम्पनसेशन, कंसेंट ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज बहुत सारे केसेस में, ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है, एक्विजिशन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो उस पे, एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पे भी। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Then next question is right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 के अकॉर्डिंग अगर डिक्लेरेशन पब्लिश होने के बाद फिक्स टाइम के अंदर अवार्ड पास नहीं होता तो पूरी लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स लैप्स हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि डिक्लेरेशन के डेट से कितने टाइम के अंदर अवार्ड जो है वो बनाना
ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 मंथ्स के अंदर या फिर 12 मंथ्स के अंदर या फिर 18 मंथ्स के अंदर या फिर 24 मंथ्स के अंदर में, ठीक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ्स। तो 2013 के का जो ये एक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ डिले को अवॉइड करना और लैंड ओनर्स को अनसर्टेनिटी में ना रखना, ठीक है? इसीलिए एक्ट क्लियरली कहता है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कि डिक्लेरेशन पब्लिश होने की डेट से 12 मंथ्स के अंदर जो अवार्ड है वो पास होना चाहिए। अगर 12 मंथ्स के अंदर अवार्ड नहीं बनाया गया तो लैंड एक्विजिशन की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट को फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें फिर से लैंड एक्वायर करना है तो, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Then next question is कि right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 के अकॉर्डिंग जब लैंड प्राइवेट कंपनीज के लिए एक्वायर किया जाता है तो अफेक्टेड फैमिलीज का प्रायर कंसेंट लेना कंपलसरी होता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि मिनिमम कितने परसेंटेज अफेक्टेड फैमिलीज का जो कंसेंट है वो जरूरी है, ठीक है? पहला ऑप्शन इज 75%, सेकेंड इज 80%, थर्ड इज 90% या फिर लास्ट इज 100%। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 80%। 2013 एक्ट का मेन फोकस है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। एंड इस एक्ट के अंडर प्राइवेट कंपनीज के लिए लैंड एक्विजिशन तभी हो सकता है जब कम से कम 80% अफेक्टेड फैमिलीज अपनी प्रायर कंसेंट दें, ठीक है? एंड इसका रीजन इज कि ताकि जो लैंड ओनर्स और अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको फोर्स ना किया जा सके और उनकी मर्जी और राइट्स का जो प्रॉपर रिस्पेक्ट है वो हो, ठीक है? So, for acquisition of land for private companies under the LARR Act 2013, prior consent of at least 80% of the affected families is mandatory. ठीक है? Then next question is कि according to this 2013 Act, appropriate government can acquire the land for which of the following purposes, ठीक है? यहाँ पे पहला पर्पस है कि for strategic purposes relating to naval, military, air force and armed forces of the union, ठीक है? तो national security और डिफेंस से रिलेटेड पर्पसेस के लिए लैंड एक्विजिशन क्लियरली अलाउड है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड इज वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, पानी बचाने के प्रोजेक्ट्स, सैनिटेशन और पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स, ठीक है? ये पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए एक्ट के अंडर ये भी कवर्ड है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देन थर्ड इज प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, ठीक है? प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज मतलब कि रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए जो फैमिलीज पहले किसी प्रोजेक्ट से अफेक्ट हुई हैं, तो LARR एक्ट का एक कोर ऑब्जेक्टिव ही प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का वेलफेयर है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज की स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस प्रोग्राम, ठीक है? जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट और स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स, ठीक है? तो ये सब पब्लिक पर्पस के अंडर आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है विच इंक्लूड्स ऑल दी फोर अबव ऑप्शंस, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे जो वैलिड पर्पसेस हैं वो कवर हो रहे हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में स्पेसिफाइड पर्सन जो है उसका क्या मीनिंग पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन कहता है स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, ठीक है? एनी पर्सन अदर देन कौन कौन? तो सबसे पहला ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दूसरा इज गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ट्रस्ट, सोसाइटी जो गवर्नमेंट से होली या पार्शली एडेड हो या गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है? तो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है कोई भी पर्सन या एंटिटी जो इन कैटेगरीज में नहीं आता हो। मतलब अगर कोई एंटिटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल कैटेगरी में आती है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होती है। तो अगर हम इन ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो है दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होती है, इसलिए इसे एक्सक्लूड किया गया है। देन दूसरा इज गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी भी स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होती है, ये भी गवर्नमेंट कैटेगरी में ही आती है। देन थर्ड इज की एसोसिएशन, ट्रस्ट, सोसाइटी, गवर्नमेंट एडेड और कंट्रोल, तो अगर कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या एसोसिएशन गवर्नमेंट से एडेड हो या गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो तो वो भी स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आता है। तीनों कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूड की जाएंगी, ठीक है? तो जो इसका करेक्ट लॉजिक है दैट इज स्पेसिफाइड पर्सन इक्वल टू एनी पर्सन अदर दैन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एडेड और कंट्रोल, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन। इसलिए जब पूछा गया अदर दैन तो जो सही आंसर होगा वो सभी जो ऊपर गिवन ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर लैंड शब्द का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? ये पूछा गया है। एक्ट में लैंड का डेफिनेशन जो है वो
वो काफ़ी ब्रॉड रखा गया है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वन बाय वन हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहला इज़ कि बेनिफिट्स टू अराइज़ आउट ऑफ लैंड, ठीक है? लैंड से मिलने वाले फ़ायदे जैसे कि रेंट, प्रॉफिट्स, प्रोड्यूस, ईज़मेंट्स, ठीक है? या फिर कोई भी अदर लीगल राइट, ये लैंड का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड इज़ थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, जो चीज़ें डायरेक्टली ज़मीन से जुड़ी होती हैं जैसे कि ट्रीज़, वेल्स, पाइपलाइन्स, पोल्स एक्सेट्रा, तो ये ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। देन थर्ड इज़ थिंग्स परमानेंटली फास्टेनिंग टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, जो चीज़ें परमानेंटली किसी स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं जो खुद ज़मीन से अटैच्ड हो जैसे कि बिल्डिंग्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज़ एक्सेट्रा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि तीनों ही चीज़ें लैंड की लीगल डेफिनिशन के अंडर आती हैं, इसलिए ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट या एरेबल लैंड, मतलब कि बेकार या खेती योग्य जमीन का टेम्पररी यूज, ठीक है, के केस में अगर कॉम्पनसेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, डिफरेंस हो जाए, तो कौन सा सेक्शन प्रोसीजर बताता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 32, ठीक है, देन वी हैव सेक्शन सेक्शन 32, देन वी हैव सेक्शन 30, देन सेक्शन 35 एंड देन सेक्शन 31 of the Land Acquisition Act. So the correct option is option number 3, Section 35. Section 35 of the Land Acquisition Act specifically deal करता है wasteland या arable land की temporary occupation से और उस occupation के बदले compensation का payment देना, ठीक है। इस section के according government temporary period के लिए land occupy कर सकती है, लेकिन owner को compensation देना जो है वो mandatory होता है। अगर कॉम्पेंसेशन की अमाउंट पर गवर्नमेंट और लैंड ओनर के बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो सेक्शन 35 के तहत उस डिस्प्यूट का प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 30 गलत है बिकॉज वो कॉम्पेंसेशन के अपोर्शनमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 35 कॉम्पेंसेशन के पेमेंट और डिपॉजिट से रिलेटेड है और जो सेक्शन 32 है वो इन्वेस्टमेंट या एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन से संबंधित है, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 35 ऑफ द 2013 एक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, ये कब फोर्स में आया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1894, देन वी हैव फर्स्ट डे ऑफ फरवरी 1894, देन फर्स्ट ऑफ मार्च 1894 या फिर फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1894। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एक कॉलोनियल एरा लॉ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था एंड इस एक्ट का पर्पस था पब्लिक पर्पसेस के लिए लैंड एक्वायर करना और लैंड ओनर्स को कॉम्पनसेशन देना। ये एक्ट 1 मार्च 1894 से इफेक्टिव हुआ यानी कि एनफोर्स हुआ एंड बाद में इसी एक्ट को रिप्लेस किया गया बाय राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो पूछता है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, मतलब यानी एक्ट किस पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करने से रिलेटेड था। सो जो पहला ऑप्शन इज दैट इज एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड फॉर इंडस्ट्री। सेकेंड इज एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर public purpose and for business. Third is an act to amend the law for the possession of land for public purpose and for manufacturing. And last is an act to amend the law for the acquisition of land for public purposes and for companies. तो यही जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का लॉन्ग टाइटल ही बताता है उसका ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर करना पब्लिक पर्पसेस के लिए और कंपनीज के लिए, ठीक है। इस एक्ट का फोकस था गवर्नमेंट को पावर देना ताकि वो लैंड एक्वायर कर सके चाहे ओनर की कंसेंट हो या ना हो, स्पेशली पब्लिक वर्क्स और कंपनीज के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रियल कंसर्न जो कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू ओन्ड है, ठीक है, कितने मिनिमम वर्कमैन एम्प्लॉय करता है तो उसे कंपनी माना जाएगा लैंड एक्विजिशन के पर्पस के लिए, ठीक है। Under the Land Acquisition Act of 1894, an industrial concern ordinarily employing not less than how many workmen owned by an individual or by an association of individuals and not being a company desiring to acquire land for the erection of dwelling houses for workmen employed by the concern or for the provision of amenities directly connected therewith shall, so far as concerns the acquisition of such land, be deemed to be a company for the purpose of this part, and the references to company in sections 4, 5A, 6, 7 and 50 shall be interpreted as references also to such concern, fill in the blanks, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज 100, सेकंड इज 200, देन वी हैव 300 या फिर 400। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 100। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडस्ट्रियल कंसर्न जो कंपनी नहीं है, मतलब कि वो इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन के पास ओन्ड है और वो कम से कम 100 वर्कमैन को ऑर्डिनली एम्प्लॉय करता है, तो ऐसा कंसर्न लैंड एक्विजिशन के पर्पस के लिए कंपनी माना जाता है। स्पेशली जब लैंड एक्वायर की जा रही हो वर्कमैन के लिए ड्वेलिंग हाउसेस बनाने के लिए या उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इस सिचुएशन में सेक्शंस 4, 5A, 6, 7 और 50 में जहां कंपनी लिखा है वहां इस इंडस्ट्रियल कंसर्न को भी कंपनी जो है वो माना जाएगा। सो एक्ट जो है वो क्लियरली मिनिमम 100 वर्कमैन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स व्हाट। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 3 क्लॉज ई के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर डिफाइंड कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, मतलब प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जो है वो कवर्ड है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इस डेफिनेशन से अलग रखी गई है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन क्लॉज CC। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स इज एम्पावर्ड टू रेफर द मैटर टू द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कलेक्टर। तो सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग अगर लैंड ओनर या इंटरेस्टेड पर्सन कॉम्पनसेशन की अमाउंट से डिससेटिस्फाइड हो, लैंड मेजरमेंट से डिसअग्री करता हो या अपने इंटरेस्ट राइट्स को लेकर ऑब्जेक्शन हो, तो वो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन देता है। कलेक्टर ही इस ऑब्जेक्शन को कंसिडर करता है और फिर मैटर को सिविल कोर्ट के पास जो है वो रेफर करता है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और वो पूछ रहा है कि अगर कलेक्टर अवार्ड में कोई करेक्शन करता है तो उस करेक्शन के बारे में सब कंसर्न पर्संस को क्या देना जरूरी है। ठीक है, पहला इज अप्रूवल, दूसरा इज स्टे, थर्ड इज अनाउंसमेंट या फिर नोटिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, नोटिस। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग अगर कलेक्टर अवार्ड में करेक्शन करता है तो वो करेक्शन सीक्रेट या इनफॉर्मल नहीं हो सकता। लॉ रिक्वायर करता है कि कलेक्टर तुरंत यानी कि इमीडिएटली नोटिस दे उन सब पर्सन को जो अवार्ड में इंक्लूडेड है। इसका पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहे, लैंड ओनर्स और इंटरेस्टेड पर्संस को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि जो उनके राइट्स है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो बिना उन्हें बताए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। ठीक है, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी एज वेल एज समझ में भी आई होगी जो हमने क्वेश्चन और उनके करेक्ट आंसर्स को डिस्कस किया है विद द लीगल बैकिंग। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।